आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ नहीं रहते, वहाँ नहीं जा पाते, वहाँ नहीं लौट पाते। विस्थापन सिर्फ बाहर नहीं होता, आपके अंदर भी होता है। उसके गांव छोड़ने से उसकी रचनात्मकता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम सभी जानते हैं, ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से कि कोई भी रचना हो, कविता हो, कहानी हो, वो स्मृति का आख्यान होती है। स्मृति, हमारी जो स्मृति रहती है ना, उनका आख्यान ही होती है वो। ढल के चाहे वो कविता में आए, चाहे कहानी में आए, चाहे उपन्यास में आए, उसकी विधा अलग हो सकती है, लेकिन होती आपकी। अभी जैसे हमको, मुझे, हम जब पुरानी जगह जहाँ रहते थे, उससे हम जब गांव नई जगह आगे आगे बसें, वो पुराना जो हमारे यहाँ ढाणी कहते हैं उसको, आज 22-23 साल हो गए हम पूरे घर वालों को वहाँ गाँव में आए हुए, ढाणी से गाँव आए। और मुझे कभी सपने में वो नई जगह जहाँ 22 साल हो गए, वो जगह कभी सपने में दिखी नहीं। मतलब ये देखो, ये बहुत हकीकत बात है। हमारी स्मृतियाँ लौट के सपने में वहीं जाती हैं, है ना, वहीं जाती हैं। तो ये चीज़ है ना। तो जो ऊर्जा, आप जो लेखन की शक्ति है, आप वहाँ गांव में भली प्रभात ने गांव उस तरह थोड़ा छोड़ा है, मतलब जैसे कोई देह छोड़ता है। आ रही है ना समझ में आपकी, है ना। प्रभात ने गांव सिर्फ रहने के कारण छोड़ा, वो तो गांव जैसे गांव में रहता है यार। सवाई माधोपुर भी गांव ही समझो आप, शहर मत समझो उसको। जिस जगह पर वो काम करता है, उसने जगह जगह उन गाँव के लोगों के साथ ही तो काम किया। अगर एनजीओ में किया तो उन गाँव के बच्चों के साथ काम किया, गाँव में काम किया बरसों बरसों तक। तो गांव छूटा कहाँ पे? शहर में मकान बनाने से गांव थोड़ा छूट जाता है यार। शहर में फ्लैट लेने से गांव छूट जाता है? नहीं छूटता भाई। मेरे को अगर यहाँ 20 दिन लग गए, मैं 20-25 दिन, मुझे तड़प उठती है जाके। वही गोबर की गंध अच्छी लगती है गाँव में। उन्होंने मुझे इतना सताया कि मैं उनकी दुनिया से रेंगता आया। मैंने उनके बीच लौटने की गरज से बार बार मुड़कर देखा, मगर उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। ऐसे अलग हुआ मैं अपनों से, ऐसे हुआ मैं पराया। समुदायों की तरह टूटता बिखरता गया मेरे सपनों का पिटारा। अकेलेपन की दुनिया में रहना ही पड़ा तो रहूंगा, मगर ऐसे नहीं जैसे बेचारा, क्योंकि मेरी समस्त यादें सताई हुई नहीं है। शुरू में तो क्या है, नत्थू का हमारे यहाँ नत्थू के नाम से जानते थे उसको। हम छोटे थे उनसे, हमारे जो सीनियर यूँ बताते थे कि यार नत्थू एक बहुत होनहार लड़का है, और सब ये कहते थे उस टाइम को वो तो कोई आईएएस बनेगा। लेकिन उनने तो क्या रास्ता ही कुछ अलग बदल लिया था। तो मैंने कहा यार प्रभात तो कोई नहीं है हमारे यहाँ, और जानते भी नहीं प्रभात नाम से हमारे यहाँ, हम तो उसको नत्थू के नाम से जानते थे। अरे प्रभात के पीछे तो जैसे छोटे लड़के उनके पीछे ही भगते थे। वो इतना सबको इतने प्यार से रखते थे, छोटे बच्चे तो उसके दीवाने थे प्रभात के। हाँ, वो बच्चों से घुल मिल के रहते थे, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं तो उनमें भी खेलने लग जाता था वो। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर खा चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। भाई बाल साहित्य, अभी तक हम बाल साहित्य में की नज़र से अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में बहुत, हमको लगता है कि सब लोग किसी से बात करो कहते हैं कि बांग्ला में बाल साहित्य बहुत है, मराठी में बाल साहित्य बहुत है ना। क्योंकि वहाँ बड़े लोगों ने लिखा है, बड़े लेखक, जो भी बड़े लेखक थे बड़ों के लिए लिखते थे, वो सब बाल साहित्य भी लिखते थे, बाल साहित्य के लिए भी काम करते थे। हिंदी में ये बहुत कम रहा। हम कुछ लोगों को जानते हैं, सर्वेश्वर को जानते हैं, है ना। सर्वेश्वर, पहला नाम सर्वेश्वर का ही आता है ना। या फिर
उस तरह से देखें तो कविताओं के तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने या बच्चों के लिए लिखा। प्रभात जब ये सब कर रहे थे उसी दौरान उनको लगा कि बच्चों के लिए भी लिखना चाहिए। फिर एक अवसर भी बना कि उन्होंने दिगंतर यहाँ एक संस्था है, उसमें उन्होंने बतौर शिक्षक काम किया 2-1 साल। तो बच्चों के सामने बच्चों के साथ बहुत सीधे जुड़े, तो बच्चों को समझने का उनको मौका मिला, बच्चों को देखने का नज़रिया उनका विकसित हुआ कि कैसे बच्चों के साथ। उससे पहले उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था बच्चों के लिए, लेकिन उनकी वो काम का असर उनकी रचनाओं पर पड़ने लगा और उनकी रचनाएं बच्चों के स्वभाव के ज़्यादा नज़दीक पहुंची, जैसा लेखन बच्चों के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने जो काम किया बच्चों के साथ, उसने उनकी रचना प्रक्रिया पर प्रभाव डाला। एक समय था जब बच्चों के लिए क्या बहुत चीज़ें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। आज आपने एक कविता पढ़ाई, सुनाई, उनको अच्छी लगी, तो या तो वो कहेंगे कल कि कल फिर से वो वाली सुनाओ, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद 1-2 दिन सुनने के बाद वो कहेंगे अब नई लाओ। और आपके पास अगर 100 कविताएँ हैं, 50 कविताएँ हैं, सारी कविताएँ बच्चे ख़त्म कर देंगे कुछ दिनों बाद। अब कविताएँ कहाँ से लाएँ? तो प्रभात के सामने भी ये समस्या आई। तो प्रभात लेकिन खुद लिखते थे, तो प्रभात ने वादा करना शुरू कर दिया, अच्छा कल कि प्रभात जी, वो स्कूल ऐसा था जिसमें शिक्षक का नाम लेते थे बच्चे, तो कोई भी गुरुजी, सर, मास्टर साहब ऐसे नहीं बोलते थे, नाम ही लेते थे। बच्चे यही कहते थे प्रभात जी, तो सब शिक्षकों का नाम लेते थे। उसके पीछे एक मान्यता थी कि भाई आप जी लगा दो अगर आपसे उम्र में बड़े हैं, बाकी बराबर के मतलब आपको बराबरी के आधार पर देखना चाहिए। बच्चा भी एक व्यक्ति है, वो भी एक व्यक्ति है, आपको उसको एक व्यक्ति के तौर पर ही महत्व देना चाहिए, है ना। ये उसके पीछे मूलभूत वो था, और उसकी अपनी एक स्वायत्त पहचान है। तो वो कहते थे प्रभात जी आप हमारे लिए कल तो नई कविताएं सुनेंगे, ये तो पुरानी हो गई। तो बाकी शिक्षक तो ये कहते थे, ढूंढते थे कविताएं कहाँ से लाते थे, प्रभात ने उनके लिए लिखना शुरू कर दिया। तो ये कहते थे दूसरे दिन 3 कविताएं सुनाना, फिर वो बच्चे डिमांड करने लगे कल तो 3 नई कविताएं लाना, कल तो 4। उन्होंने देखा कि प्रभात जी तो जब कहो तब प्रभात कवि नई कविताएं ले आते, तो उन्होंने ऐसे डिमांड करना शुरू कर दिया। प्रभात ने उनके लिए लिखना शुरू कर दिया। ये है छोटी छोटी कविताएं हैं, 2-2, 4-4 लाइन की कपलेट्स हैं। हे भाई, खंबे पर बैठी चिड़िया ने यूं ही मन में किया विचार, खंबे पर बैठी चिड़िया ने यूं ही मन में किया विचार, दूर कहां तक जाते हो तुम ए भाई बिजली के तार। एक है बाघ और बंदर। बंदर ने एक बाघ से पूछा, भाई क्या तुम भी हो कोई बंदर धारीदार? कहा बाघ ने, बंदर ही हूं मगर डाल से नीचे तो आया। आज हालत ये है कि अभी प्रभात जहाँ हिंदी साहित्य था उससे काफ़ी आगे उसको ले गए हैं। जहाँ हम देख रहे थे आज से कहें 7-8 साल या 10 साल पहले जहाँ हिंदी साहित्य जिसे कहता, उससे उसको बहुत आगे ले गए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है प्रभात का। आज अगर हम देखें तादाद की उसमें भी और गुणवत्ता के दोनों के मामले में अगर देखें तो हिंदी में बाकी सब लोग मिलके जितना लिखते हैं, प्रभात अकेले लिख देते हैं अपना साहित्य। बाल साहित्य को लेकर अगर बात करें, बच्चों के लिए लिखने का तो शौक़ मैंने आपको जैसा कि पहले बताया बहुत बचपन से ही था। 11वीं क्लास से ही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए लिखी मेरी कविताओं को पहचाना सबसे पहले सुशील शुक्ल ने ही। जब मैंने पहली बार चकमक को भेजी और चकमक में जब छपना शुरू हुई, तब लोगों का ध्यान गया और लोगों ने सराहना शुरू किया और कविताओं की मांग होने लगी। और पहली बार फिर मेरे बच्चों की कविताओं के संग्रह ठीक ढंग से एकलव्य से छपे। एकलव्य के बाद में फिर अभी एक तारा के जुगनू प्रकाशन से छपे हैं। तो वो मैं लगातार लिख रहा हूँ। और फिर सुशील शुक्ल बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि भाई हमको आपकी कविताएं चाहिए, मैगजीन के लिए चाहिए, किताबों के लिए चाहिए, तो आप लिखिए। तो उनसे लगातार संवाद होता रहता है, तो मैं लिखता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ। तो काफ़ी लिखा, तो कई सारे संग्रह उसके बन गए। फिर मैंने पहली बार कहानियाँ मैं नहीं लिखता था पहले, लेकिन शुरू 1-2 कहानियाँ लिखी तो वो भी उनको पसंद आई। तो फिर मेरा कहानी लिखने का सिलसिला भी चल निकला और मैंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी। कहानियों के काफ़ी संग्रह भी मेरे बच्चों के लिए आने बाकी हैं और अभी आए भी हैं कई, जैसे कुतुब मीनार का पेड़ एक कहानी संग्रह आया है, और
कुछ लोक कथाओं का पुनर्लेखन भी मैंने किया है, तो उसकी एक सीरीज़ एकलव्य से छपी है जिसमें 6 पिक्चर बुक्स हैं जो एकलव्य से आई हैं। तो बच्चों के लिए लिखने की मांग होती रही एकलव्य की तरफ से भी, एकतारा की तरफ से भी, तो मैं लगातार लिखता रहा और वो लगातार पब्लिश होता रहा। तो वो एक तो वो है। दूसरा ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ और मतलब स्वतंत्र काम करता हूँ, तो जो तमाम एनजीओज़ के लिए, तो जो बुलाते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे भी बच्चों के लिए स्थानीय भाषा के साहित्य की ज़रूरत महसूस की गई जगह जगह। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं वहाँ जाके उस जिस लोकेल में किताबें बननी है वहाँ जाके, जैसे एक बार झारखंड गया तो वहाँ मैं रहा, एक बार मंडला और डिंडोरी मध्य प्रदेश में है, वहाँ मैं रहा, वहाँ 7-8 दिन लोगों के बीच बिताए, उनसे कहानियाँ इकट्ठी की, कविताएं इकट्ठी की, फिर उनकी भाषा में उनको समझा मैंने, फिर हिंदी में उनका पुनर्लेखन किया, फिर वापस से उस भाषा में लिखा। तो इस प्रोसेस से अब तक लगभग बच्चों के लिए, बच्चों के लोक साहित्य की लगभग 50 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन वो कहीं चूँकि वो बहुत सीमित स्तर के लिए वो बनी थी वो किताबें, साहित्यिक दृष्टि से वो बहुत अच्छी किताबें, लेकिन वो उस तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई, है ना। तो वो लगभग 50 किताबों का पिक्चर बुक्स हैं वो, उनका पुनर्लेखन और संपादन मैंने किया और वो किताबें छपी। अवधी भाषा में छपी, बज्जिका में छपी और कुड़ुख भाषा में छपी, बैगा भाषा में छपी। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं में किया है ये काम। तो मैं वहाँ की कम्युनिटी से मिलके, वहाँ के टीचर्स से मिलके और तब ये काम करता हूँ। बाल साहित्य में ऐसा है कि हमारे यहाँ साहित्य की दुनिया में, हमारे हिंदी लेखन की दुनिया में बाल साहित्य को कभी महत्व से नहीं देखा गया, कभी उसको उसके लिए काम नहीं किया गया, है ना। जिस तरह से विदेशों में, रसियन साहित्य में आप देखेंगे तो टॉल्स्टॉय जो हैं महान लेखक हैं, तो बच्चों के लिए भी लिखते हैं, गोरकी बच्चों के लिए भी लिखते हैं, चेखव बच्चों के लिए भी लिखते हैं, हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों के लिए भी लिखते हैं। तो हमारी जो दूसरी भाषाएं हैं, मराठी है, बांग्ला है, इनमें बच्चों के लिए भी लिखने की एक परंपरा है, लेकिन हिंदी में बच्चों के लिए लेखन की कोई परंपरा नहीं बनी, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ का बाल साहित्य जो है काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रहा, आज नहीं है, पहले रहा। तो उसमें अब बच्चों के लिए साहित्य की ज़रूरत तो है, ज़्यादा नहीं तो टेक्स्ट बुक्स में ही ज़रूरत है। तो फिर प्रेमचंद की कुछ कहानियों से काम चलाया जाता है कि ईदगाह कहानी दे दो आप, बड़े भाई साहब दे दो, दो बैलों की कथा दे दो, है ना। लेकिन बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई कहानियों की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं मिलती। और कविता में भी यही स्थिति है, लेकिन कविता में थोड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ निरंकार देव सेवक जैसे बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने जिंदगी बच्चों के लिए लिखा और कविताएं लिखी, और वो क्लासिक कविताएं, मतलब विश्व की, दुनिया भर की किन्हीं भी बच्चों के लिए लिखी गई कविताओं की टक्कर में उन कविताओं को रख सकते हैं। इतनी अद्भुत कविताएं उन्होंने रची, उनसे आज भी सीखने की ज़रूरत है। तो निरंकार देव सेवक से एक परंपरा शुरू होती है, उसमें फिर श्री प्रसाद हैं, कई लोग हैं जिन्होंने जीवन पूरा बच्चों के लिए कविताएं लिखने में लगाया। श्री प्रसाद हैं, दामोदर अग्रवाल हैं, और बाद में सर्वेश्वर जी ने बहुत सुंदर बच्चों के लिए कविताएं लिखी, जो कि मुख्य धारा में हिंदी कविता के बड़े कवि हैं। और उन्होंने फिर इब्न बतूता, उनका कलेक्शन है, और कई संग्रह हैं उनके, मैंगो की टाई, है ना, ऐसे, और बहुत अद्भुत कविताएं उन्होंने लिखी। तो उसके बाद में नवीन सागर ने बहुत अच्छा लिखा, सफदर हाशमी ने बहुत अच्छा लिखा, और अभी जो लिख रहे हैं उनमें सुशील शुक्ल कमाल की कविताएं लिख रहे हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए कविता लिखने की एक परंपरा अब बनी है, और वो बहुत ही अद्भुत परंपरा बन गई है ना, जो कि पहले नहीं थी।
इसी तरह से अब ये हुआ, बहुत कुछ मैं श्रेय देना चाहूँगा सुशील शुक्ल को कि उन्होंने इस क्षेत्र में, बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए। जब वो चकमक में थे तब से ही उन्होंने हिंदी के बड़े लेखकों को जोड़ा और उनसे कह के उन्होंने लिखवाया बच्चों के लिए। तो स्वयं प्रकाश ने लिखा, स्वयं प्रकाश जी की हाँ जी ना जी किताब है ना, और कई सारी किताबें जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है ना। और असगर वजाद साहब ने लिखा, प्रियमवत जी ने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा। तो उन्होंने, ये उदयन वाजपेयी जी ने लिखा। तो उन्होंने जो हिंदी साहित्य के बड़े लेखक थे सबको जोड़ा और बच्चों के लिए लिखवाया। तो आज, और उसके बाद में फिर उन्होंने एक तारा फाउंडेशन उन्होंने बनाया और उसके तहत वो बच्चों के लिए लेखन की वर्कशॉप करते हैं, दस्तक जैसा आयोजन करते हैं, और उसमें अब की नई से नई पीढ़ी से लेके पुरानी से पुरानी पीढ़ी तक के लोग शामिल होते हैं और रचना पाठ करते हैं। तो एक बड़ा एक आंदोलन जैसा उन्होंने चलाया और बाल साहित्य में बहुत काम किया और इतना स्तरीय किताबें उन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया। वरना उससे पहले तो हिंदी में जो बच्चों के साहित्य की धारा थी वो इस तरह से थी कि बहुत लिखा जाता था, मैगजीन भी निकलती थी, लेकिन वो उपदेशात्मक कविताएं, देशभक्ति की कविताएं और बिना बात का निरर्थक कूड़ा करकट उसमें छप रहा था। तो बच्चों का जो मनोविज्ञान है, बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो देखने का तरीका है, उस तरह का जो एक जीवंत साहित्य होना चाहिए बच्चों के लिए, वो नहीं आ रहा था। लेकिन वो अब एक समृद्ध बाल साहित्य, बच्चों का साहित्य हमारे पास है ना। कहानीकार भी बहुत हैं आज की तारीख में और कविताएं लिखने वाले भी काफ़ी। सांभर झील से भराया मारवाड़ी में, सांभर झील से भराया मारवाड़ी में, बंजारा लाया नमक ऊंट गाड़ी में, बंजारा 1.5 महीने में शादी के बाद मैं गांव में रही थी। ये चला गया था जयपुर। अब वहाँ इसके दोस्त की सुनीता कहाँ है। अब हमारे ऐसा रिवाज नहीं है कि आपकी शादी हो गई तुरंत ही ले जाओ। तो बाद में आए 1.5 महीने बाद में फिर मैं जयपुर गई पहली बार। तो ये क्या चलता बहुत तेज़ है, पैदल पैदल। अब मैं बहुत धीरे धीरे चलती हूँ। तो जैसे जयपुर में गए बस से, तो ये कुछ सामान हाथ में इसके थे, कुछ मेरे, और ये चलता चलता इतनी दूर चला जाता था कहीं मैं ये सोचूं मैं कहीं गुम ना जाऊं, ये मेरे को छोड़ के भग रहा है। फिर मैं आवाज़ लगाती कि रुक जा, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। फिर ये देखता मुड़ के और कि भाई फिर रुकता। तो ऐसे रहे, वहाँ चले गए जयपुर में। ये फिर ये तो कि तुरंत शादी के बाद में क्योंकि काम शुरू कर दिया था सुष्मिता जी के साथ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो उसके काम में बिजी हो जाते थे। अब मैं घर पे अकेली क्या करूं, कमरे में बंद रहती थी, कोई परिचित नहीं, किससे बात करें। पहले फ़ोन भी नहीं कि घर पे फ़ोन करके बात कर लो किसी से। तो इस तरह से दिन कटना मुश्किल हो जाता। तो एक मकान के आगे बाहर एक सहतूत का पेड़ था, ये जैसे ही जाता था मैं वो सहतूत के पेड़ के नीचे आके बैठ जाती थी, क्योंकि लोग दिखते थे रोड पे आते जाते थे, वो दोपहर में देखती रहती थी उनको, और जैसे ही आता था मैं भी इधर आ जाती थी। तो
जो इसका दोस्त है शिव कुमार, वो चित्रकार है, चित्र बनाता है, देवयानी, वो सब आते थे रूम पे। तो जब बोलती भी बहुत कम थी क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आता था। अब वो सब हिंदी बोलते थे, मैं गांव की भाषा में तो बोल लेती थी, पर उनसे मैं ये सोचती थी कि मैं गांव की तरह बोलूँगी तो शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे। तो बहुत ही कभी कभार कोई वो पूछते ना तो हल्का सा कुछ जवाब देती, नहीं बोलती नहीं थी मैं। फिर इनका ये था कि उनने कहा कि इसने प्रभात ने कहा कि भाई सुनीता का मन नहीं लगता, तो शिव कुमार के पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, तो कि इसका दिन में ये टीवी देख ले। टीवी रख दी, फिर भी मेरा टीवी कहाँ तक देखूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं लगता। तो शिव कुमार ने कि तुम्हें कुछ चित्र बनाना आता है? मैंने कहा चित्र तो नहीं, मैं तो मांडने बनाती हूँ। तो उन्होंने, प्रमोद ने, अरे शिव कुमार ने कि तुम ऐसे करो, एक ड्राइंग बुक ला के दी मेरे को और कलर ला के दिए कि वो तुम चित्र बनाना शुरू करो। तो चित्र में मैं इससे पूछती कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, तो ये बताता कि जो तू गांव में बनाती थी शुरू से वो बना ले। बना के फिर मैं तो क्या कुछ दिनों के लिए गांव आ गई, वो ड्राइंग बुक मैंने भर दी चित्रों से। फिर मैं दोबारा गई ना तो सबने, शिव कुमार ने क्या किया, सारे चित्रों को फ्रेम कराकर सब दोस्तों को एक एक बांट दिया, अपने अपने घर में लगा लो। मैंने देखा सबके मेरे चित्र लग रहे हैं। अरे भाई ये इस तरह से भी काम आता है कि हाँ तू अगर तू बना सकती तो और बना। मैं प्रभात, हिमांशु, देवयानी, शिव कुमार, विश्वम्भर, मनोज, सियाराम, कप्तान, ये सब लोग अलग अलग समय पर मिले। मैं ये लोग सब, जैसे हिमांशु, प्रभात, मनोज और विश्वम्भर, ये सब लोग राजस्थान कॉलेज में पढ़ते थे। मैं उस समय LBS में पढ़ता था। फाइनल में जब मैं MA प्रीवियस में आ गया था, मैं एक क्लास आगे था इनसे, तब मुझे पता चला कि ये लोग हाथ से पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। हिमांशु को मैं किसी वजह से पहले से जानता था, कुछ रिश्तेदारी थी इस वजह से, तो पता चला कि हिमांशु के दोस्त हैं जो ये सब काम करते हैं। उन दिनों मैं भी ये सब ढूंढ रहा था अपने लिए दोस्तियाँ, तो इनके साथ दोस्ती हो गई। और उस समय ये शरद करके एक पत्रिका निकालते थे राजस्थान कॉलेज में। और फिर हम, जब ये लोग MA प्रीवियस में आ गए, मैं फाइनल में था, तो वहाँ हमने वितान करके एक ग्रुप बनाया और फिर वितान नाम से पत्रिका निकाली, जो हाथ से लिखी हुई होती थी। कार्बन लगा के उसकी हम 4-5 प्रतियाँ बना पाते थे, जितना कार्बन के नीचे जा पाता था दबाव से। तो आप एक कार्बन के लिए ठीक ठाक पढ़ने जैसा 4 या 5 ही लगा सकते हो कागज़। तो इस तरह की मैगज़ीन निकालते, A4 कागज़ या A4 A3 कागज़ लगा के और उसके नीचे कार्बन लगा के ऐसे 5 प्रतियाँ 4 प्रतियाँ बना लेते थे उसकी, और फिर उसको आपस में पढ़ते थे। उसमें कई बार मैंने देखा कि जाओ तो विश्वम्भर पोछा लगा रहे हैं, प्रभात जाते ही चाय की तैयारी करते। प्रभात के जाओ तो चाय हमेशा 2-3 बार, कितनी बार स्टूडेंट लाइफ से ही था कि आप चाय, चलो प्रभात चलते हैं वहीं चाय पियेंगे, ये हमारे सबके बीच में ही था। मैं तब अकेला रहता था, तो मैं अपने कमरे पे क्या ताला लगा के ज़्यादा रखता था, इनके साथ ही ज़्यादा रहता था। कभी प्रभात के, कभी शिव कुमार देवयानी रहते थे इनके पास, कभी मनोज के पास। तो प्रभात और मनोज ये सब लोग कई बार कहते थे, अच्छा तुम्हारा कमरा जिस पे तुम रहते नहीं हो, मुझसे इसी तरह में बात करते थे। अच्छा तुम्हारा वो कमरा जिस पे तुम रहते नहीं हो, जिस पे तुम्हें ताला लटका रहता है। सुबह जैसे खाना खाना है तो प्रभात में खाना बना रहे हैं, प्रभात ने बनाया, और दही ले आए, दही को ऐसे ऐसे किया थोड़ा सा तो मिक्स हो गया, आलू की सब्ज़ी बना ली या प्याज काट लिया, इस तरह का माहौल था, जिसमें ये होता था कि शाम को 4-5 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठा हो ही जाते थे। फिर दिन में आज क्या पढ़ा, किसने क्या कविता, उस समय ये भी था कि आज मैंने लिख दिया, हो सकता है कल प्रभात ने लिख दिया, किसी दिन मनोज ने लिख दिया, तो ऐसे कोई न कोई उस समय लिख ही रहा था एक है। तो जो भी जिसने भी लिखी होती थी वो कविता सुनाता था, या एक से ज़्यादा लोगों ने लिखी है तो सुनाते थे। फिर उस कविता में बात होती थी, सब लोग अपनी अपनी बात रखते थे, किसी को भी चुप नहीं रहना होता था कि कविता सुनिए। एक तो ये नहीं बोलना है कि कैसी लगी, अच्छी लगी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये बताना है अच्छी लगी तो क्या अच्छा लगा, ख़राब लगी तो क्या ख़राब लगा। तो ये जो बात थी कि आपको बताना है क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचने को मजबूर करता है कि मुझे इस कविता को
कैसे देखूं, अगर मुझे अच्छा लगा तो उसको मैं कैसे पहचानूं, उसको कैसे अभिव्यक्त करूं उस अच्छाई को, और इसमें मुझे जो कुछ ख़राब लगा तो क्यों लगा, इसको कैसे अभिव्यक्त करूं, उसके लिए भाषा ढूंढना। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष रहता था अपने मन के भीतर कि यार अब इस कविता पर बात करनी है, तो मुझे अपने लिए एक भाषा गढ़नी है, अपने लिए शब्द ढूंढने हैं कि मुझे जो महसूस हुआ वो क्यों हुआ। मुझे लगता है उसने कहीं ना कहीं मदद भी की कि कविता को कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे नहीं देखा जाना चाहिए। एक बार जब हम मतलब, पर वो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती ना। एक बार ऐसा किस्सा है, मतलब ये कोलकाता से मैगजीन निकलती थी, अब भी निकलती हो, भारतीय भाषा परिषद की, बाघ अर्थ, और बाघ अर्थ का कविता विशेषांक आने वाला था, और उसके संपादक थे विमल कुमार शायद, मतलब। और तब बाघ अर्थ को चलाते थे, या मतलब उसमें वो थे रविंद्र कालिया थे, पता नहीं कौन थे। तब प्रभात की शादी नहीं हुई थी। हम दीपक सैनी के मकान से हमारे शाम को जच गई कि यार चलते हैं, मतलब, और गांधीनगर स्टेशन के आसपास कोई दुकान देखते वहीं बैठ जाते। बैठ के हमको रात के 11 बज गए। हम गांधीनगर स्टेशन आए। मैं अभी उस किस्से को जैसे याद, कुछ किस्से वैसे होते हैं ना बहुत, हम कह रहे अराजक किस्म के। और वहाँ मालगाड़ी खड़ी थी, और मालगाड़ी खड़ी थी तो उसकी जो संटिंग होते हैं ना, जो डिब्बे जुड़े होते हैं, वहाँ जाके हम बैठ गए। एक तरफ प्रभात बैठ गया, एक तरफ मैं बैठ गया। अरे यार ये मालगाड़ी जाएगी ना, अपन वहीं जाएंगे। मैंने कहा यार तेरी तो शादी नहीं हुई, 12 बच्चे नहीं, मेरे तो 12 बच्चे हुई है, शादी होगी। है ना कि नहीं यार, देख तुम दोस्त किस बात के, अगर सच्चे दोस्त हो तो चलना पड़ेगा जहाँ मालगाड़ी जाएगी वहाँ। अरे मैंने कहा यार अपन बैठ ही नहीं पा रहे सही ढंग से, तो ये खड़खड़ खड़खड़ कर चलेगी, हैं, तो सोच कल्पना कर, मतलब अपनी हालत क्या होगी। हो सकता है हम कहीं मिले ही नहीं, दुनिया हमारी ढूंढती भी पड़े ना, तो अपना रेशा ही नहीं मिला। कहने नहीं वो तो चलना पड़ेगा यार। मैं चल यार। मैं मनी मन में जो यार भगवान से प्रार्थना करे गाड़ी चले ही नहीं, और वो गाड़ी 1 घंटा बैठे रही है, और उसमें गाड़ी वो चली नहीं। मैंने यार देख गाड़ी चली नहीं रही यार, रात खोटी करने से फ़ायदा क्या यार, जाके रोटी खाएंगे, सोएंगे आराम से। तब हम आगे वापस, और आ रहे जब गली में एक मकान में ऐसे झरोके से लाइट दिख रही थी, है ना। और तब इसको कोई चीज़ आई दिमाग में। देखो कभी कविता कैसे आ जाती दिमाग में, कहाँ तो मात्र 15 मिनट पहले सिचुएशन क्या थी, हम कहाँ बैठे थे, क्या सोच रहे थे। और जब हम उसी बरकत नगर की गली से गुजरते हुए दीपक सैनी के मकान की तरफ जा रहे थे, तो वो टाइम था 11 और 12 के बीच का। तब एक मकान की जो लाइट जल रही थी ना, वो दिखती है ना इस खिड़की मौके ऐसे, वो तो इसको देखता रहा 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए। मैंने चल यार लाइट जल रही है, इसको क्या देखता है तू। नहीं यार मुझे कुछ देखना दे। देखता रहा। हम आके सो गए। तो ये चाहे 12 बजे सो, लेकिन उसकी आदत है 5 बजे जगने की, 5-4 बजे जगने। मुझे पता नहीं आपका, तब की बात बता रहा हूँ, है ना। 5 बजे जगा, भगवान को पता, मैं तो 8 बजे जगा यार। जब तक तो मेरे सामने कविता थी, और वही कविता इसने वहाँ भेजी, कहाँ पे, बाघ अर्थ के विशेषांक में। उस कविता के साथ एक आध 2 कविता और होंगी, लेकिन वो भेजी। लेकिन शायद वही कविता, मुझे ऐसा ध्यान है, मतलब बाघ अर्थ के संपादक में कोट थी उसकी 1-2 लाइन। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा था। हालांकि वो सिचुएशन अलग थी, जो बैठे थे, लेकिन 15 मिनट भी आदमी का ऑब्जर्वेशन कितना तेज होता है, और कितनी जल्दी रचनात्मक दिमाग डाइवर्ट होता है। मतलब आप कल्पना कीजिए, मतलब जो लिखता, अच्छा कोई विधा में लिखा आदमी, और
कितनी जल्दी उस फेज से वो बाहर आया 15 मिनट में। और 15 मिनट में उसको दिमाग क्या लगा, रात भर वो हो सकता है उसको नींद ना आई हो, क्योंकि मैं तो आते ही सो गया था, दो रोटी खाई सो गया मैं तो। लेकिन हो सकता है उसका दिमाग इसी में लगा रहा हो। और सुबह जब मैं जगा तो उसने कविता सुनाई। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कविता लिखना जो है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है। और जब तक वो नेचुरल प्रोसेस नहीं बन जाता किसी कवि के भीतर, तो वो उसमें थोड़ी बहुत फिर बनावट रह जाती। तो जैसे कि मतलब कवियों द्वारा कविता लिखना भी प्रकृति का एक रंग की तरह ही है। मतलब मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और वो प्रकृति के साहचर्य में अनेक तरह की कलाएं रचता है। रचना उसके मतलब रचना उसका नैसर्गिक स्वभाव है मनुष्य का, और भी प्राणियों का है, पशु पक्षियों का भी है, वो भी रचना करते हैं। इंसान का भी है, इंसान भी रचना करते हैं। तो जैसे गाना है, संगीत है, चित्र बनाना है, कविता लिखना है, और कलाएं जो है वो इंसान को इतनी प्रिय हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आप देखेंगे कि वो उनकी जीवन शैली का हिस्सा हो गई है ना। जैसे किसान औरतें हैं, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हैं। सुबह अपना पशुओं का गोबर पानी करती है और फिर दिन भर वो खेतों में काम करती हैं और फसल काटती है दिन भर, बहुत थकी हारी होती है, लेकिन जब लौटती है तो गीत गाती हुई लौटती है। ये उनकी अपनी रचनाशीलता है। वो गीत बनाती भी चलती हैं, गीत गाती हुई भी आती है। इसी तरह से आप देखोगे तो ये उनकी जीवन लाइफ स्टाइल हो गई, ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा हो गया। इसी तरह से आप देखोगे कि जब उनको अपने घरों को सजाना संवारना होता है, वो आंगनों को लीपती है, खड़िया से मांडने बनाती है, दीवारों पे मांडने बनाती है, पशु पक्षियों को चित्रित करती है, प्राकृतिक रंगों से चित्रित करती है। तो जब वो ये सब कर रही होती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी कि कोई कला करने के लिए कर रही हैं या कि इससे उनका कोई नाम होगा इसलिए कर रही हैं, नहीं। वो एक रचना का जो एक आंतरिक सुख होता है जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है, इसलिए वो ऐसा करती है। इसी तरह से कवि कर्म भी, मतलब कविता लिखना भी आपका एक जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन आपकी जीवन शैली का हिस्सा है। वो हर किसी का नहीं बनता, मतलब ये सब की हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अलग है। किसी की विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान में कविता कर देता है, किसी की गणित में रुचि है वो गणित में अपना काम करता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को गाने में रुचि होती है, किसी को नृत्य में होती है, किसी को कविता लिखने में होती, तो वो एक सामान्य सा है। तो वो बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं है, वो वैसा ही है कि जैसा स्त्रियां मांडती, वो उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है ना। और तो वो अपनी शब्दों के जरिए अपने आप को रचता है, शब्दों के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जो जैसा भाई रचना में हम करते क्या है, मुक्तिबोध जैसा कहते थे कि मतलब रचना जो है जीवन की पुनर्रचना है। तो हम फिर से रचते हैं, अपने तरह से रचते हैं। अपने ये जीवन इतना सुंदर है, इतना प्रिय है कि हम इसको फिर से रच के देखना चाहते हैं। वही आकांक्षा है मतलब रचनाओं में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे कवि मतलब इसी तरह से लिखते हैं। इसलिए मुझे कोई विशिष्ट ऐसा कर्म नहीं लगता अलग से किया जाने वाला कि ऐसा कोई कविता लिख रहा है तो कोई वो विशिष्ट आदमी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो भी सामान्य आदमी है, जैसे कि किसान किसानी कर रहा है ना, स्त्रियां अपना घरों को संभाल रही हैं, कवि कविता लिख रहा है, ठीक है, इतना ही सामान्य है। उससे अलग और कोई बेहतर कर्म हो ऐसा नहीं। प्रभात की जो कविताएं हैं वो स्मृति से आती हैं और स्मृति में जो चीज़ें श्रेष्ठ हैं उनको बचा लेने की उनकी जो वैशिष्ट है उसको रेखांकित करने से भी आती है। और बाद में जब यथार्थ बदलता रहा उनके बचपन से लेकर आज तक जिस तरह की स्थितियाँ, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा हमें कि वे नॉस्टैल्जिक बिल्कुल नहीं है, वो उस स्थिति में लौटना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ जीवन मूल्यों को बचाते हुए वो लगातार जो चीज़ें विरूप हो रही हैं हमारे गाँव में उन चीज़ों को रेखांकित करते चलते हैं, उनके अंतर्विरोधों को बहुत गहराई से उभारते हैं। और हमें ये भी देखना होगा
कि जैसे फणीश्वरनाथ रेणु ने देहात के प्रेम को व्यक्त किया है, उसी तरह अद्भुत ढंग से प्रभात ने अपनी कविताओं में देहात के प्रेम को व्यक्त किया है। उन्होंने प्रकृति को व्यक्त किया है, उन्होंने प्रेम को व्यक्त किया है, और उसके लिए उन्होंने नए नए शिल्प खोजे हैं। अभी इस बात पर बहुत चर्चा नहीं हुई है। प्रभात के इतने काव्य कर्म के बावजूद उन पर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोई यदि काम करेगा तो ये देखेगा कि वो शिल्प के कितने विविध प्रयोग करते हैं। एक बात को कहने का उनका अंदाज इस तरीके का है, शिल्प का ऐसा अद्भुत प्रयोग वो करते हैं कि आप देखेंगे, जैसे उनकी एक कविता है, आशा न हो तो कौन पैदल चले आशा के लिए, आशा न हो तो कौन पैदल चले आशा के लिए, जैसे ये एक कविता है उनकी। अब आप इसको अगर साधारण तौर पे डिकोड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये आशा पर लिखी हुई एक कविता है, लेकिन जिस तरह से संभव करते हैं वो नए शिल्प के साथ, वो देखने योग्य बात है। इसी तरह जैसे अभी उनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ कविता को अगर डिकोड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब जो है ना, इसका कहन ही, इसका शिल्प ही इसका वैशिष्ट है, जो उस चीज़ को मेमोरेबल बनाता है। ये प्रभात की एक खूबी है कि वो बहुत ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे इस तरह के विविध शिल्पों के प्रयोग से आपके भीतर कहीं ठहरा देते हैं कि बार बार आप उन कविताओं की ओर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है प्रभात के साथ है। कृष्ण कल्पित ने एक जगह लिखा है कि वे नैसर्गिक कवि हैं। जन्मजात कवि जो होता है, और नैसर्गिक कवि और जन्मजात कवि को भी बहुत आगे जाने के लिए निरंतर श्रम करना पड़ता है, उसे अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, जो काव्य विपुल लेखन हुआ है पुराने ज़माने से लेकर के अधुनातन समय तक, उसको देखना पड़ता है। तो वो नैसर्गिक कवि हैं। मेरा निवेदन ये है कि अगर वो हिंदी में नहीं आते, हिंदी की मुख्य धारा या हिंदी के लेखन में, हिंदी के काव्य लेखन की ओर नहीं बढ़ते, तो वो नैसर्गिकता उनके भीतर विद्यमान थी जो उन्हें लोक गायक की तरफ ले जाती। मैंने उन्हें देखा है, वे पद दंगलों को देखने के लिए जगह जगह चले जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने धवले को मेरे ख्याल से मतलब कितने कैसेट्स, 20 कैसेट्स उन्होंने तैयार किए होंगे धवले के, और उनके कितने पद उन्हें याद हैं। और बहुत से लोग जो हमारे यहाँ लोक गायक हैं उनके बहुत से पद याद हैं, और जब वो वहाँ देखने जाते हैं तो वो साथ साथ गाते हैं उसके। वे उसी तरह के वेशभूषा भी उनकी मैंने देखी है। मैंने उन्हें धोती कुर्ते में भी देखा है, मैंने उन्हें घेरा बजाते भी देखा है, मैंने उन्हें हाथ उठा करके लोक गायक की तरह गाते हुए भी देखा है। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर वे हिंदी कविता में इस तरीके की तरफ नहीं बढ़ते, हिंदी की आधुनिक कविता की तरफ नहीं बढ़ते, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके भीतर जो नैसर्गिक गुण था काव्य का, वो लोक गायक उन्हें बना देता। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है कवि के रूप में, जो आधुनिक संदर्भों में उस लोक की ताकत से शक्ति ग्रहण करते हुए हमें कविताएं दे रहा है। गुरुदेव यही है, जो भी अच्छा है बुरा है सब इनके, भाई जाना तू वहीं सुन रहा है गाँव देखे नहीं, सब इनसे सीखा है ना। नहीं तो मैं पद को चिन्नी को जाना नाम ही 1996 में पहली बार सुना पद, फिर सुनता ही चला गया। अब आरक्षण की नीति आई, बंद हुई बेगार, अपना मालिक आप बनो, अब कोई नहीं खिदमतगार, पढ़ लिख आगे बढ़ो बराबर को सबको मोखो,
की जिसी सामरथ वह सोई पद पावो चोखो। अब आजादी को छाव देश में छाई खुशी अपार, और ज्यादा दिन को रही उजड़ गो सपनों को संसार, घर को धूप तमाशो देखो जब आजादी आई रे। हमारा भारत की जनता ने जान लगाई रे, घर को भूख तमाशो देखो जब आजादी आई रे। हमारा भारत की जनता ने जान लगाई रे। तो आगे देखिए धवले जी अगला सुरबंदा उठा रहे हैं, मैंने जानी आज़ादी। अरे मैंने जानी आजादी आवेगी सुख लावेगी, और या काया बासु जनता की गेले खावेगी रे। मैंने जानी आजादी आवेगी सुख लावेगी, या काया बासु जनता की गेले खावेगी रे। मैंने जानी आजादी आवेगी सुख लावेगी, या काया बासु जनता की गेले खावेगी। अब ये कंपनी को खोल दियो जब भारत को बाजार, जब सू पड़वा लगी खलक पे तरह तरह की मार। कंपनीन का खात बीच सू खेती होवा लागी, पैदा दे बाड़ी धरती अब बंजर होवा लागी। ल्याओ बेई खात बीज जब पैदा हाथ लगेगी, न ल्याओ तो भीगत नहीं है पेट पे लात लगेगी। खेतन को गहने धरो बैंक सू कर्जा मिल जाएगो, कर्जा बिना किसान कोई खेती नहीं कर पाएगो। तो कर्ज से किसान का जीवन चलने लगा, और उस कर्ज के चक्कर में उसके गाय बैल बिक गए और घरवाड़ी का गहना भी बिक गया। अब ये गाय बैल बिक गो घेणो घरवाड़ी को, अरे और कट फांसी खा गयो फंद जब छूटो हाड़ी को। मैंने जानी आजादी आवेगी सुख लावेगी रे, या काया बासु जनता की गेले खावेगी। मैंने जानी आजादी आवेगी सुख लावेगी, या काया बासु जनता की गेले खावेगी। अब ऐसे साथ के लिए फिर गांव ही रहो आप, तब जाके ऐसे लोगों के साथ मिल सकता है। तो वो है, वो अलग ही जिंदगी होती है लोग के लोगों की। सुशील जी वो चकमक निकालते थे उस समय, इसने कुछ चित्र मेरे बनाए हुए उनको दिखाए। वो जयपुर आए थे शायद एक बार, तो फिर उनने कहा कि सुनीता जी को कहो और चित्र बनाए। तो पहली बार मेरी जब चकमक में कि तुम कहानी लिखो, अरे यार मैंने कहा लिखो चित्र बनाओ क्या क्या करूँ। फिर कि नहीं तुम जो गांव में लोक कथा सुनती हो ना वो लिखो। तो मैंने जैसे लोक कथा सुनती थी ना बचपन में, वो सारी लिखना शुरू किया, और उन पे मैं चित्र बनाना शुरू किया कि तुम ही लिखो तुम ही चित्र बनाओ। तो पहली बार चकमक में मेरी कहानी, और वो छपी, मुझे 2,500 रुपये मिले उसके। मेरे खुशी का ही ठिकाना नहीं रहा, इतने पैसे एकदम। किताबें अब करीब 25 के आसपास है, जिसमें 2-3 तो कहानियों की मेरी खुद की कहानी लिखी हुई है, और चित्र तो है ही। तो अभी ये NBT से आ रही है, कहानी भी मेरी है और चित्र भी मेरे ही हैं। हाँ, कुछ रूम टू रीड से है, एकलव्य से है, और एक तारा से भी है। जो भी लोक गायक होगा वह लोक के पॉपुलरिज्म की तरफ भी जाएगा, लेकिन प्रभात पॉपुलरिज्म की तरफ नहीं जाते। जो लोक के लिए सही है
जो लोग के लिए आगे बढ़ाने वाला है, जो समाज के लिए आगे बढ़ाने वाला है, जो इस देश के लिए आगे बढ़ाने वाला है, प्रभात उस तरह की पोइट्री की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ के बिंबों को, वहाँ के जो गीतात्मकता है उसकी, उसको लाने की कोशिश प्रभात अपनी कविताओं में करते हैं। हिंदी की जो जड़ कविता है, जो रसहीन कविता है, जो संप्रेषित नहीं होती है, जो भाषा के उलझाव से लिखी जाती है, उन सारी चीज़ों के बरक्स यदि आप प्रभात की कविता की ओर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कवि हमारा कितना अपना है, कितनी तरीके से यह हमारे भीतर अपने हृदय में, हमारे हृदय में ये कैसे धीरे धीरे जगह बनाता चला जाता है। आप उसके आकर्षण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसने जो रच दिया है वह हमारी जड़ता के खिलाफ है, हमारी भाषा के जो उलझाव है उनसे परे है। वो आप देखिए कि उसकी भाषा में इतनी परतें होने के बावजूद कभी कोई उलझाव दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थों की बहुत सारी परतें हैं उसके भीतर, लेकिन उलझाव नहीं है। और यही चीज़ मेरे ख्याल से उसे हमारे समय का ऐसा महत्वपूर्ण कवि बनाती हैं जो पूरे हिंदी समाज में नए से लेकर के और वरिष्ठतम कवियों में एक साथ लोकप्रिय है। वो गुम जाते हैं, फिर अपने देश पहुंचते हैं, अपने पुराने घर में पहुंचते हैं, पेड़ देखते हैं, हाँ, वो चीज़ों की पहचान करते हुए जाते हैं। कितनी सुंदर कहानी है वो, तो अद्भुत कहानियां हैं। वहाँ से शुरू करो। एक बार त्रिलोचन जी ने बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर बहुत पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, कहते हैं अंग्रेजी में एमए थे, विवादास्पद है हालांकि, लेकिन कहते हैं कि वो अंग्रेजी में एमए थे, या नहीं होंगे तो भी अंग्रेजी बहुत अच्छे जानते थे। तो उन्होंने अंग्रेजी की कुछ कविताएं, अंग्रेजी में कविताएं लिख करके लंदन मैगज़ीन को भेज दी। लंदन मैगज़ीन को जब उन्होंने कविताएं भेजी तो वहाँ से कुछ समय पश्चात 15-20 दिन, महीने भर बाद में पत्र आया। उस पत्र में संपादक महोदय ने, जो बड़े उस समय के लेखक थे, उन्होंने लिखा कि आपकी कविताएं बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की कविता है और आपकी कविताएं अंग्रेजी के किसी भी बड़े से बड़े लेखक की टक्कर की कविता है। और फिर उन्होंने ये बात और लिखी कि अगर आप अंग्रेज यहाँ के होते तो हम आपकी कविताएं सहर्ष छापते, लेकिन चूंकि आप भारत के हैं तो हमें आपसे भारत की कविताएं चाहिए। इतनी बड़ी टिप्पणी थी ये, जो ये बताती है कि आप किस जमीन पर खड़े होकर के और कहाँ तक जाते हैं। आप अगर टैगोर बंगाल के नहीं हैं ना, तो वो विश्व के भी नहीं हैं। आप वैश्विक नहीं हो सकते आपको। और यही प्रभात की ताकत है। प्रभात अपनी मिट्टी में, अपनी ज़मीन में इतने गहरे धंसे हुए हैं और फिर उनका वृक्ष जो है वो पूरे आकाश को छूता है, जो हिंदी साहित्य का आकाश है। रेडियो पे गाने बहुत सुनता था, तब रेडियो ही हुआ करता था। तो फिलिप्स रेडियो था हमारे, रेडियो पे दो ही काम थे, गाने सुनना और कमेंट्री सुनना। तो मैं भी सोचता था यार, ये जिस तरह के गाने हैं, इसमें जिस तरह के बोल हैं, ऐसे मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसी डायरी रखता था, ऐसी कल्पना किया करता था कि भाई इधर से हीरोइन आएगी गाती हुई, ये लाइन गाएगी, इधर से हीरो जाएगा गाते हुए, ये लाइन गाएगा। ऐसे गाने लिखने का शौक हो गया। तो
इस चक्कर में हुआ ये कि अभ्यास बहुत हो गया, खूब ही मतलब लिख लिख के फाड़ना, लिख लिख के फाड़ना, बहुत अभ्यास किया ऐसे लिखने का। मेरे तो मामाओं के गांव में मामाओं की जोट थी बहुत ज़बरदस्त, कन्हैया गाते थे वो, तो कन्हैया बोलते हैं उनको। तो वो तो पूरा गांव मिल के गाता है, तो 100-150 लोग एक साथ गा रहे हैं, है ना। तो उनकी जोट में गाता था मैं भी, और वो रात को रात रात भर अभ्यास किया करते थे घेरे की थाप पे। घेरा आपने देखा है, उस घेरे की थाप पे रात रात भर अभ्यास किया करते थे, तो उनके साथ हम भी करते थे, है ना। तो बच्चे मतलब जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 10-1 साल उम्र होगी, तो उनके साथ गाते थे। तो गांव में की उस जोट का ये है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी उसमें शामिल हो सकता है ना। गांव का कोई भी जो जिसको भी गाने की इच्छा है तो उनके साथ गाते थे, शामिल होते थे। ये तो जीवन है, देखो इसमें क्या कमी है और क्या अभाव है ना, जिसका जैसा होता है वैसा ही होता है। तो पर हाँ, ये तो है कि मतलब बचपन में असुरक्षा, अकेलापन ये बहुत ज़्यादा रहा माँ के न होने की वजह से। तो वो मैंने अपनी एक कविता है नहीं की याद, उसमें वो लिखा भी है कि इतना अकेलापन था। मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको वो अपनी बात कहीं जाके कह सके, है ना। उसको कुछ शिकायत है तो वो कहीं कह सके, तो क्योंकि पिता थे वो बाहर नौकरी करते थे, पोस्ट ऑफिस में थे वो, तो और घर पे ऐसे कोई वो, और माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, ये सब नहीं था। तो वो एक अकेलापन तो था ही उस तरह का। तो हालांकि भरा पूरा परिवार था, और मेरे बड़े काका हैं, बड़े भाया हैं, वो बहुत अच्छे से रखते भी थे, पर फिर भी एक उस तरह का अकेलापन था। फिर मैं कम उम्र में ही मतलब जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था तभी भाया के साथ चला गया था महुआ, भाया की नौकरी थी, भाया पिता को बोलता, तो वहाँ उनके साथ चला गया। तो वहाँ तो बिल्कुल ही अकेलापन हो गया, आप एक कस्बे में आ गए और वहाँ तो आपका कोई भी नहीं है। तो स्कूल में जाता और आ जाता, घर पे फिर अकेला रहता। तो बहुत से बच्चों का बचपन खेलने कूदने में बीतता है, तो वैसा मेरा नहीं बीता, है ना। मेरा तो वो झाड़ू पोंछा लगाना, पोंछा तो नहीं लगाते थे, झाड़ू ही लगाते थे, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना। भाया चूल्हे पे रोटी करता था, तो भाया के साथ ऐसे। तो अब उस तरह का एक अकेलापन तो उस तरह का रहा। तो कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, है ना, अकेला ही। तो उससे कुछ एक मानसिकता उस तरह की बन गई होगी, है ना। तो और बाबा ने 80-82 साल की उम्र तक भी गाय चलाई। आप छोटे थे तो गाय चराने जाते थे? हाँ, खूब। हम मतलब हर छुट्टी के दिन तो जाते ही जाते थे, संडे के दिन तो मैं और मेरा भाई था गोपाल, हम दोनों गाय चराने जाते थे। गाय चराने जाते थे, दिवाली पे बैल नहलाने जाते थे, बैल नहलाते थे, उनको सजाते थे। वो अलग ही जीवन था वो पहले। अब तो गाय बैल कुछ रहा ही नहीं, घर ही नहीं रहा। और कहीं भी जैसे अब घर का काम कर, शाम को हमको 5 बजे 6 बजे घूमना है ना, वो साथ में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि तुम कहाँ जाते हो। तो घूमने का साथ का है, कोई बाई चांस कभी अकेला जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो शाम का घूमना तो हम साथ ही जाते हैं। ये और होता है कभी ये उसको घर से बाहर निकलना है तो कोई मैं साथ में चाहिए, साथ होना ज़रूरी है कि जैसे कुछ काम है, मकान का काम किया या कुछ ख़रीदारी करनी है, चाहे मैं कुछ करूँ ना कर, पोस्ट ऑफिस में डाक डालनी है तो चलो, अरे भाई डाक तो तू अकेला ही डाला, नहीं चलते ना साथ ही। जो स्त्रियां रही गांव में भी, जैसे बुआएं हैं, बहनें हैं, और गांव की दूसरी स्त्रियां हैं, चाचियां हैं, ताइयां हैं, दादियां हैं, उनका जीवन जो देखा
और उनके जीवन कैसा उनका जीवन रहा, तो उन उस जीवन ने मुझे प्रभावित किया, मतलब, और मैंने उस पर काफ़ी कुछ लिखा है। इसलिए स्त्रियों को लेकर लिखी गई कविताओं की संख्या बहुत है मेरे संग्रह में। तो वो सारी मतलब जीवित स्त्रियां हैं जो गांव में हैं, मौजूद हैं, है ना। वो उनके जीवन से ही आया है, मतलब इसमें कविता से ज़्यादा रोल उनके जीवन का है, मेरे लिखने से ज़्यादा रोल उनके अपने जीवन का है, जिसमें वो जूझ रही हैं, वैल्यूज़ को बचा रही हैं और काम कर रही हैं। प्रभात के साथ रह के आपको बहुत भरा हुआ लगता है, आपको बहुत समृद्ध करता है उसका साथ होना। मैं समृद्ध जब कह रहा हूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब बौद्धिक रूप से समृद्ध होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो आप कर ही देंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपका पढ़ने लिखने का है तो आप बातचीत में कर देंगे। लेकिन मनुष्यता में आप जब समृद्ध करते हैं ना, किसी के होने से आपको ये संबल महसूस हो कि हाँ मुझे कितना, आपको एक ऊष्मा महसूस होती है कि हाँ कोई है मेरे साथ, बैठने की जो साथ में रहने की ऊष्मा है वो आप उसके साथ महसूस करते हैं।